मेरी नई नई शादी हुई थी। अभी मेरी शादी को 1 हफ्ता मुश्किल से हुआ था कि मेरा पति मुझे रोज रात को अपनी ननद के कमरे में भेज देता और कहता कि इसकी कमर की मालिश करो, इसकी कमर में बहुत दर्द रहता है। मेरी ननद अंधी थी, इसलिए हर वक्त अपने कमरे में पड़ी रहती थी। रात को सोते हुए इसके कमरे के बाहर ताला लगा दिया जाता था। जब मैंने अपने पति से पूछा कि आप अपनी बहन के कमरे में बाहर से ताला क्यों लगा कर रखते हैं, तो पति ने कहा कि वह आंखों से अंधी है और देख नहीं सकती और इसे नींद में चलने की बीमारी है और मुझे ये डर है कि कहीं वो रात के अंधेरे में नींद में चलती हुई कहीं बाहर ना निकल जाए। इस वजह से रात को सोते वक्त कमरे के बाहर ताला लगा देता हूँ। ये बात मेरे लिए काफी हैरान करने वाली थी, लेकिन हकीकत ये है कि अक्सर लोगों को नींद में चलने की बीमारी होती है। इस हकीकत से मैं नजरें नहीं चुरा सकती थी, मगर अब जब मैं अपनी ननद को कमरे में मालिश करने जाती थी तो इसको मालिश करते करते मुझे उधर ही नींद आ जाती थी और मैं सो जाती थी। इसलिए मेरे पति कमरे को बाहर से ताला नहीं लगाते थे। शायद वो देखते थे कि मैं अपनी ननद के साथ हूँ, इसका ख्याल रख सकती हूँ, इसलिए वो कमरे के दरवाजे को ताला नहीं लगाते थे। लेकिन मुझे समझ नहीं आता था। मैं तो तेल लगाते ही बिल्कुल बेसुध होकर वहीं पर सो जाती थी और हर रोज मैं खुद यही सोचती थी कि मैं यहाँ पर नहीं सोऊंगी। मेरी नई शादी हुई थी, मेरा पति मेरा इंतजार करता होगा, मगर मुझे मालूम नहीं हो पाता था। मैं इतनी जल्दी सो जाती थी, मुझे कुछ हो ही नहीं रहा था। जब मेरी आंख खुलती तो सुबह का वक्त हो रहा होता था और मैं अपने पति से माफी मांगती थी तो वो मुझसे नाराज ही नहीं होता था और बोलता था कि तुम मेरी बहन का इतना ख्याल रखती हो और सारा दिन घर के कामकाज करके थक जाती हो, ऊपर से मेरी बहन की मालिश भी करती हो, तो इसलिए तुम्हें शायद वहां पर ही थकान के मारे नींद आ जाती है। इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है। मैं बहुत खुश होती थी, मुझे इतना अच्छा पति मिला था, मगर फिर भी मैं ज्यादा वक्त अपने पति के साथ रहना चाहती थी। मैंने उन सब के दौरान एक बात ये नोट की थी कि मैं दूसरे कमरे में होने के बावजूद अपने कमरे के कंपैरिजन में बहुत जल्दी सो जाती थी। मैं जैसे इसकी कमर की मालिश शुरू करती थी, मुझे नींद का एक अलग ही नशा छा जाता था और मैं चंद मिनट में ही नींद की वादियों में खो जाती थी और मुझे बिल्कुल भी आसपास का होश नहीं रहता था। मुझे नहीं पता था जिस तेल से मैं मालिश करती हूँ वो तेल हर रोज मेरी ननद के साइड टेबल पर कैसे मौजूद होता था। मैंने इस बात के बारे में 1-2 बार अपनी ननद से पूछा भी, लेकिन उसने जवाब देना जरूरी नहीं समझा था। इसके बाद मैं चुप हो गई थी। फिर ख्याल आया शायद राहुल ये तेल यहाँ रखे जाता हो, क्योंकि उन्हें अपनी बहन की बहुत फिक्र रहती थी। एक रोज मैं जिस वक्त ननद के कमरे में जाती थी उस वक्त से थोड़ा पहले ही आ गई थी। मैं कमरे में दाखिल हुई तो मेरी ननद की पीठ मेरी तरफ थी। वो साइड टेबल पर रखे तेल के साथ कुछ कर रही थी, लेकिन जैसे ही इसको मेरी आहट महसूस हुई इसके हाथ एकदम ही रुक गए और वो हाथ पैर मारने लगी। मैं इसको ये करता देख एकदम से चौंक गई थी। लेकिन ऐसे लोगों की सोच ज्यादा तेज हो चुकी होती है। वो लोगों की सांसों से, उनके कदमों की आहट से ही पहचान लेते हैं कि कमरे में कोई और भी है, और यही चीज इसके साथ हुई और वो हाथ पैर मारते हुए बेड पर बैठ गई। लेकिन मेरी सोच मुझे कुछ गलत होने का इशारा दे रही थी। मैंने शक की निगाह से उस टेबल पर रखे तेल और बेड पर बैठी अपनी अंधी ननद को देखा और खामोशी से तेल उठाकर इसकी मालिश करने लगी और थोड़ी देर में ही मुझ पर नींद का ऐसा नशा छाने लगा, मुझे किसी चीज का होश ही नहीं रहा और मैं फौरन ही इसके बराबर में लेट कर सो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। रोज टेबल पर तेल आ जाना, मेरा रात को एकदम से तेल लगाते ही सो जाना, फिर सुबह ही होश की दुनिया में लौटना, ये सब मेरे लिए ताज्जुब की बात थी। मुझे अपनी ननद से बहुत हमदर्दी थी, लेकिन अब मुझे सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मुझे कोमल पर शक हो रहा था कि वो अंधी नहीं है, मुझसे घर वाले कुछ छुपा रहे हैं, मेरा पति भी, मेरी सास और मेरी ननद भी। मैंने आज सोचा था आज सब जान कर रहूंगी। मैंने दिन में ही दिमाग में पूरा प्लान तैयार कर लिया था कि रात को जैसे ही मैं इसके कमरे में जाऊंगी वो तेल बदल दूंगी। मेरा प्लान पूरी तैयार था, अब मुझे इसे पूरा करना था। मुझे रात को बड़ी बेचैनी से इंतजार था। जैसे ही रात हुई मैं इसके कमरे में दाखिल हुई, वो सामने वैसे ही हरकत में बैठी हुई थी। मैंने अपना हर रोज वाला रवैया किया और तेल को हाथ में लिया। इसने रोज की तरह ही मुझे कोई जवाब नहीं दिया था, चुपचाप उल्टी लेट गई थी। लेकिन आज मैं तेल लगाना नहीं बल्कि गिराना था और मैंने अपने प्लान के मुताबिक थोड़ा सा तेल इसकी कमीज के दामन पर गिरा दिया, जिसके मुताबिक वो फौरन उठी। मैं एक्टिंग करते हुए उससे माफी मांगने लगी और इसको पकड़कर वॉशरूम की तरफ चल पड़ी। इसको वॉशरूम में ले जाते ही मैं फौरन ये बोलकर बाहर आ गई कि मेरा दुपट्टा बाहर रह गया है, मैं लेकर आती हूँ। और बाहर आते ही मैंने वो तेल जो बाहर मौजूद था इसको अपने साथ लाई हुए तेल से बदल दिया
और जल्द से जल्द बाथरूम में दाखिल हो गई। मैंने ये तेल कुछ सेकंड में ही बदल दिया था और बिल्कुल प्लान के मुताबिक इस तेल को साफ करके मैं कमरे में ले आई और रोज की तरह ही इसकी कमर की मालिश करने लगी। और हर बार की तरह जैसे मुझ पर नींद छा रही होती थी, आज ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। मुझे आहिस्ता आहिस्ता बहुत कुछ समझ आने लगा था, लेकिन मैंने हर रोज की तरह नींद की एक्टिंग की और उसके बराबर में जाकर लेट गई। मैं बिल्कुल ऐसे लेटी हुई थी जो इसे अंदाजा ना हो कि मैं जाग रही हूँ, जबकि मैं हल्की हल्की आंखें खोल इसको देखने में मगन थी। वो बिल्कुल खामोशी से उल्टी लेटी हुई थी और कोई हरकत नहीं कर रही थी, जिससे मुझे उस पर शक होता। मैंने और थोड़ी देर इसकी किसी हरकत का इंतजार किया, लेकिन जब वो बिल्कुल वैसे ही रही जैसे वो थी, तो मुझे अपने किए पर बहुत अफसोस हुआ कि मैंने अपने शक के खातिर अपनी ननद को तकलीफ दी और इस बेचारी पर शक किया। मेरा दिल मुझे शर्मिंदा कर रहा था और मैं अपने रब से इस चीज के लिए अंदर ही अंदर माफी मांग रही थी और करवट बदल कर लेट गई। मुझे थोड़ी देर ही हुई होगी करवट बदले। मुझे जैसे महसूस हुआ बेड में कुछ हरकत हुई है। मैंने हल्की सी करवट लेकर दूसरी तरफ देखा तो मेरी ननद मेरी तरफ पीठ करके बैठी हुई थी। मेरा दिल धक से रह गया। जिस बात का मुझे डर था, जिस चीज का मुझे शक था, वो साबित हो रहा था। वो बिल्कुल आराम से खड़ी हुई और सीधा वॉशरूम गई। मेरी आंखें पथरा सी गई थी। जो लड़की बिना किसी और की मदद के दूसरी जगह बैठ नहीं सकती थी, वो बिल्कुल आराम से आम इंसानों की तरह वॉशरूम जा रही थी। मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पाई थी। मुझ में तो अब इतनी ताकत भी बाकी नहीं रही थी कि मैं उठकर इससे ये सवाल ही कर लूं। मैं खामोशी से लेटी इसके बाहर आने का इंतजार कर रही थी। वो बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह थोड़ी देर में बाहर आती हुई नजर आई और शीशे पर खड़ी होकर अपने चेहरे पर मेकअप करने लगी। मेरे लिए सब एक सांस रोक देने वाला कारनामा था। जिस ननद को मैंने बिना किसी की मदद कोई काम करते नहीं देखा था, वो बिल्कुल हमारी तरह आम लोगों की तरह, जिनके पास आंखों की रोशनी होती है, सारे काम कर रही थी। वो कदम कदम चलकर मेरे पास आई और झुककर मेरी तरफ देखने लगी। उसने अच्छे से हाथ हिलाकर मेरे मुंह को चेक किया कि कहीं मैं जाग तो नहीं रही हूँ। जब उसे यकीन हो गया कि मैं पूरे तौर पर सो चुकी हूँ, तो उसने मेरे हाथ से हटाया, जो देखकर मेरी आंखें पथरा गई और मेरे होश उड़ गए। मेरी माँ ने मुझे शादी के वक्त अच्छी तरह समझाया था कि अगर आप अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं, तो अपने ससुराल वालों को भी आपको अहमियत देनी होगी। माँ का कहना था कि सास माँ जैसी होती है और ससुर बाप जैसे, तो ननद और देवर बहन भाई जैसे होते हैं। मैं वैसे भी काफी रहम दिल थी, सबका ख्याल रखती थी। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी, क्योंकि मैं अपने ससुराल वालों को खुद से बढ़कर समझती थी, जिसकी वजह से मेरे पति मुझे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। मैं उस वक्त को बहुत खुशनसीब महसूस करती थी, लेकिन मेरे इस बात को मेरे पति और ननद ने अपना फायदा बना लिया था। जब मैं शादी होकर इस घर आई थी, तो मेरी एक ननद अंधी थी। इसको कुछ भी दिखाई नहीं देता था। इसके सब काम कोई ना कोई कर देता था। मुझे इस बेचारी पर बहुत तरस आता था। वो जिंदा होकर भी जिंदा नहीं थी। वो इस दुनिया की हसीन मंजर और खूबसूरत रंग देख नहीं सकती थी। मैं इन चीजों को लेकर अंदर ही अंदर बहुत सोचने लगी थी। कई बार तो मैं घंटा घंटा इस बारे में सोचती थी कि बेचारी कैसे इस दुनिया में जी पाएगी। मुझे इसके भविष्य की भी फिक्र सताने लगती थी। क्या ये बेचारी सारी जिंदगी बिना शादी के गुजार देगी? मैंने इस बारे में अपने पति से भी बात की थी, लेकिन उन्होंने मेरी सारी बात सुनने के बाद इतना ही कहा था कि ज्यादा परेशान मत हो, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी। शादी को कुछ दिन ही गुजरे होंगे। अचानक मेरे पति ने मुझसे रात को आकर कहा, तुम कोमल के कमरे में जाओ, इसकी कमर में दर्द हो रहा है, इसकी कमर की मालिश कर दो और रात वही ठहर जाना। मैं जो सोने के लिए लेटने लगी थी, एकदम हड़बड़ा कर अपनी जगह से उठी और मैंने घबरा कर पूछा, सब ठीक तो है ना? क्या हुआ है कोमल को? मुझे महसूस हुआ था जैसे मेरे पति की आंखों में नमी हो। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा और दिलासा देने वाले अंदाज में बोली, आप परेशान नहीं हो, कमर में तो दर्द होता रहता है, मैं अभी कमर की मालिश कर दूंगी तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, इतना ज्यादा ना सोचें। मैं उनकी परेशानी अपने अल्फाजों से कम करने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने हाँ में सर हिलाया और मुझे जाने का इशारा दिया। मैं भी कोमल के रूम में गई, जहाँ वो खामोशी से बैठी हुई थी। मुझे एकदम ही एहसास ने घेर लिया। इसको देख मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो उल्टी लेट गई। मैं भी फिर बिना कोई बात किए इसकी मालिश करने लगी, लेकिन कुछ ही लम्हों में मुझे ऐसी नींद आने लगी कि मैंने जल्दी जल्दी इसकी मालिश पूरी की और इसके साथ ही लेट कर सो गई। मेरी आंख सुबह ही खुली जब वो वॉशरूम जाने के लिए किसी का इंतजार कर रही थी। मैं इसको वॉशरूम लेकर गई और बाहर आकर अपना काम करने लगी। दिन ऐसे ही गुजरते गए और मैं अपनी ननद की रोज कमर की मालिश करने लगी। काफी दिन हो गए थे, लेकिन इसका दर्द ठीक नहीं हो रहा था
और मुझे भी रात में अपने पति की याद सताने लगी थी। तब मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैंने हर चीज पर गौर करना शुरू कर दिया। मैं खामोशी से हर चीज को जांच रही थी। तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पर कुछ भी सही नहीं हो रहा है। मेरी सास, मेरा पति, मेरी ननद सभी अजीब से लगने लगे थे। मेरी सास और मेरे पति अक्सर बातें करते, लेकिन जैसे ही मैं आती वो दोनों चुप हो जाते। मुझे महसूस होने लगा था कि वो लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मगर अब मैं थक गई थी। हर रोज मुझे ननद की कमर की मालिश करनी पड़ती थी और इसी वजह से मैं थक कर वहां पर ही सो जाती थी। फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। मेरी ननद की हरकतें 2 दिन से मुझे कुछ अजीब लग रही थी। इसलिए मैंने तेल बदल दिया, ये देखने के लिए कि वाकई इसके दिल में कुछ है या सिर्फ ये मेरा वहम है। मैंने इस बात के बारे में किसी को नहीं बताया था, क्योंकि हो सकता था ये मेरा वहम हो। अगर मैं इस बात का जिक्र अपने पति से या अपनी सास से करती तो मैं ही उनकी नजर में बुरी बन जाती। सबको यही लगता कि मैं अपनी अंधी और मजलूम ननद पर इल्जाम लगा रही हूँ। इसलिए ये सब करके मैं सिर्फ अपने दिमाग से शक दूर करना चाहती थी। मगर जैसे ही मैंने तेल बदल दिया और सोने का नाटक किया तो हैरान रह गई। वो कदम कदम चलकर मेरे पास आई और आकर मेरी तरफ देखने लगी। उसने हल्के से हाथ हिलाकर मेरे मुंह पर फेरा कि कहीं मैं सो तो नहीं रही हूँ। जब उसे यकीन हो गया कि मैं सो चुकी हूँ तो वह दूसरी तरफ गई और साइड दराज से एक मोबाइल फोन निकाला और किसी का नंबर डायल करने लगी। ये मेरे लिए एक और झटके की बात थी कि वो बिना किसी परेशानी के मोबाइल यूज कर रही थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इसके पास मोबाइल आया कहाँ से था, जबकि इसके पास तो कोई मोबाइल फोन था ही नहीं। और वो किसी लड़के से बात करने लगी और इसको बोल रही थी कि मेरी भाभी बेहोश हो गई है, अब तुम जल्दी से आ जाओ। वैसे तुम्हारे तेल में कोई जादू है। इसको लगाते ही भाभी एकदम से लुढ़क जाती है। अब भी वो गहरी नींद में सो रही है और मेरा भाई भी सो रहा है। जब से मेरी भाभी मेरे साथ सोने लगी है तो भाई पीछे दरवाजे को ताला भी नहीं लगाते। उनको ये लगता होगा कि भाभी मेरी रखवाली करती है, चौकीदारी करती है और सारी रात वो जाग रही होती है। उनको क्या मालूम कि भाभी तो कमरे में आते ही सो जाती है और मैं अपने भाई को तो सबक सिखा कर रहूंगी। इसको लगता है कि कमरे के बाहर से ताला लगाने से, सिर्फ मोबाइल छीनने से मैं इसकी हर बात मानूंगी, लेकिन ये इसकी भूल है। मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैं 1 साल से अंधी बनने का नाटक कर रही हूँ। अगर इसको जरा भी भनक पड़ जाती तो वो मुझे मार डालता। उनको यही लगता है कि इस हादसे की वजह से मेरी आंखें चली गई है। ये सब सुना था कि मैं और हैरत में पड़ गई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। पिछले 1 साल से मेरी ननद अंधी बनने की एक्टिंग करके सारे घर वालों को बेवकूफ बना रही थी और सबकी हमदर्दियां बटोर रही थी। सब इसकी वजह से हर वक्त परेशान रहते थे और अफसोस इसकी सोच इतनी छोटी थी, सिर्फ अपनी अय्याशी के लिए दूसरों को बेवकूफ बना रही थी, उनके जज्बात के साथ खेल रही थी। ये सब सुनकर मुझे और तकलीफ हुई और सबसे ज्यादा दुख मुझे मेरे पति का हुआ, जो अपनी बहन की वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहते थे और अपनी नई दुल्हन को भी बहन की सेवा पर रख दिया था। शुरू में तो मुझे शक हो रहा था कि मेरा पति और मेरी सास कोई ना कोई गुल खिला रहे हैं और ये सारे घर वाले मिले हुए हैं। मगर अपनी ननद की एक तरफ बातें सुनकर मुझे अंदाजा हुआ कि एक लड़की सबको अपनी उंगलियों पर नचा रही थी और सब घर वाले इसकी बातों में आ गए थे। मेरा दिल कर रहा था मैं इसी वक्त उठूं और शोर मचा दूं, सारे घर वालों को इसकी हकीकत बता दूं। मगर न जाने क्यों फिर कुछ सोच के मैं चुप रही। शायद ये सही वक्त नहीं था। जो लड़की इतने वक्त से सारे घर वालों को बेवकूफ बना सकती थी वो कुछ भी कर सकती थी। मैं बगैर किसी सबूत पर उस पर इल्जाम नहीं लगा सकती थी। हो सकता था वो सारा इल्जाम मुझ पर डाल देती। इसके बारे में मैं अपने पति को कुछ भी नहीं कह सकी। मेरे पति को यही लगता कि इसकी बहन बेगुनाह है और मैं जालिम भाभी बनके इसकी बहन के साथ दुश्मनी कर रही हूँ, क्योंकि ननंद भाभी का रिश्ता ही इतना कड़वा होता है। मैं बगैर किसी ठोस सबूत के अपने पति को कुछ भी नहीं बता सकती थी। इसलिए मैंने बेहतर यही समझा कि इसी तरह सोने की एक्टिंग करती रहूं। मेरी ननंद देर तक इस लड़की से फोन पर बातें कर रही थी और इसको बार बार घर आने का कहती रही। लड़का शायद आगे से डरा हुआ था। वो इस तरह रात के अंधेरे में घर के अंदर नहीं आना चाहता था, क्योंकि इसे पकड़े जाने का डर था। और तब मेरी ननंद उसे बोल रही थी कि तुम परेशान मत हो, मैं सारे घर वालों को नशा देकर बेहोश कर दूंगी और तुम आराम से मेरे घर चले आना। इतने वक्त से हमारी मुलाकात नहीं हुई है। ये बातें सुनकर मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था। बेवकूफ लड़की कैसे रात के अंधेरे में सारे घर वालों को बेहोश करने का प्लान बना रही थी और गैर लड़के को अपने कमरे में बुला रही थी। ऐसा लगता था जैसे शैतान पूरी तरह से इसके दिमाग पर हावी हो गया है, या फिर इश्क का भूत इस कदर सर चढ़कर बोलने लगा है कि इसे कुछ सही गलत का अंदाजा ही नहीं हो पा रहा था। और मैं इस लड़के को बगैर देखे समझ सकती थी कि वो इसके साथ सिर्फ वक्त गुजार रहा है। वो लोग बहुत देर तक बातें करते रहे।
एक वक्त आया कि मेरी ननन की आवाज़ पूरी तरह नशे में डूबी हुई थी। मुझे इसकी बातें सुनकर बहुत शर्म आ रही थी। मेरी ननन पूरी तरह से इस लड़के के चंगल में आ चुकी थी। अब इसका सिर्फ एक ही हाल था कि इसकी सच्चाई सारे घर वालों के सामने आ जाती। मैं चुपचाप खामोशी से लेटी रही, सुबह होने का इंतजार करती रही। इस रात मुझे मालूम हुआ कि रात कितनी लंबी होती है, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जिस तरह मुझे सुबह होने का इंतजार था, ये रात इतनी ही लंबी होती जा रही थी। मुझे अजीब वहम से दिमाग में आ रहे थे। मुझे मेरी ननन से बहुत डर लग रहा था। वो बहुत खतरनाक लड़की थी, या फिर शायद साइको थी। फिर इतना तो मैं भी समझ गई थी कि उन सब के पीछे भी जरूर कुछ ना कुछ बातें हैं, जो मेरी ननन इस हालत में पहुंच गई है कि वह अंधे होने का नाटक करने लगी और खुद को कमरे तक कैद रखती है, और सारे घर वालों से रिश्ते नाते तोड़कर बैठी हुई थी। सारी रात मेरी कांटों पर गुजरी थी, जबकि मेरी ननन सुकून से सो रही थी। जैसे ही मैंने देखा, खिड़की से सूरज उगने लगा। मैं चुपचाप उठकर कमरे से बाहर निकल आई। जब मैं अपने कमरे में गई तो मेरा पति भी उठा हुआ था। पति ने मेरी तरफ देखा और पूछा कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो, परेशान लग रही हो। मगर मैं इसे कुछ नहीं बता सकी। मैंने बस इतना कहा कि मुझे सारी रात नींद नहीं आई। मेरे पति उठकर बाहर चले गए और मैं इस मामले के बारे में सोच रही थी कि किस तरह अपनी ननन की हकीकत अपने पति और सास के सामने लाऊं। तब मेरे दिमाग में बस एक ही इरादा आया था। अगली रात जब मैंने अपनी ननन के कमरे में सोने की एक्टिंग की, तो अपना मोबाइल अपनी ननन से छुपाकर ऐसी पोजीशन पर रखा कि जिससे सारा कमरा नजर आता था। मेरी ननन अब बेफिक्र होकर कमरे में घूमती फिरती थी, फोन पर बातें करती थी, क्योंकि इसको यकीन हो गया था कि मैं बेहोश हो जाती हूँ और इसकी कोई बात नहीं सुन सकती, ना ही किसी किस्म की कोई हरकत देख सकती हूँ। इस वजह से इसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था। और सुबह होते ही मैंने अपना मोबाइल उठाया और बाहर आ गई और वीडियो देखा तो सारा मंजर ऐसे ही था। मेरी ननन कमरे में मजे से घूम फिर रही थी, मेकअप कर रही थी, तैयार हो रही थी और इस लड़के से वीडियो कॉल पर बातें कर रही थी, और इसकी सारी बातें मोबाइल में रिकॉर्ड हो गई थी। शुक्र है कि मेरी ननन को इस बात का पता नहीं चला और मेरे हाथ सबूत लग गया था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरी ननन मेरे पति की आंखों में धूल झोंके। वो सारा दिन घर से बाहर रहता था, मेहनत करता था, सब घर वालों का ख्याल रखता था और सबसे ज्यादा परेशान अपनी बहन के लिए रहता था। मैं अपने पति से बहुत मोहब्बत करती हूँ, कोई इसे बेवकूफ बनाए ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सुबह होते ही मैंने अपने पति को अपनी ननन के बारे में सब कुछ बता दिया। मेरा पति गुस्से से मुझे देखने लगा। इसको इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था और इसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें रोज अपनी बहन की मालिश के लिए भेजता हूँ तो तुम्हें बुरा लगता है, तुम्हें ये बात अच्छी नहीं लगती, इस वजह से तुम ये बहाने बना रही हो। तुम चाहो तो इसके कमरे में मत जाओ। मैं जानती थी मेरा पति इतनी जल्दी उन बातों पर यकीन नहीं करेगा, इसलिए मैंने अपने पति को वो वीडियो दिखाई। जिसे जैसे वो उस वीडियो को देखता गया, इसके चेहरे के रंग बदलने लगे। गुस्से से ज्यादा इसके चेहरे पर दुख और तकलीफ दिखने लगी थी। हालांकि मैं अपने पति को दुख नहीं दे सकती थी, मगर हकीकत भी उसके सामने लाना बहुत जरूरी था। इससे पहले कि मेरी ननन को ईगुल खिलाती, मेरे पति ने बहुत बार इसे डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन मेरी ननद इलाज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रही थी। इसका एक झूठा सा एक्सीडेंट हुआ था। इसके बाद इसने यही कहा कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। जब इसे डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने भी इस बात का जिक्र किया कि उनकी आंखें चली गई है। शायद डॉक्टर को भी मेरी ननद ने पैसे देकर इस बात के लिए तैयार किया था। मेरा पति अपनी माँ के पास गया और उसको ये सारी वीडियो दिखाई और सारी सच्चाई बताई। मेरी सास भी सदमे में आ गई। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसकी बेटी ऐसी हरकत कर सकती है। तब मेरी सास ने मुझे बताया कि मेरी बेटी की हरकतें सही नहीं थी। इसका लड़कों से मिलना जुलना था। वह कुछ अजीब किस्म की लड़की थी और कुछ कॉलेज में बुरी संगत का असर था, जिसकी वजह से वो किसी की बात नहीं सुनती थी। मैंने और इसके भाई ने इसके साथ बहुत ज्यादा सख्ती की थी। इसका कॉलेज बंद करवा दिया था, इससे फोन छीन लिया था, क्योंकि इसकी इन्हीं हरकतों से हम लोग डरते थे। हमारा समझाना इसे बहुत ज्यादा बुरा लगता था और जब इस हादसे के बाद इसकी आंखों की रोशनी चली गई तो बस वो एक कमरे में कैद होकर रह गई। फिर एक दो बार मैंने और इसके भाई ने इसे कमरे से बाहर निकलते हुए देखा। अक्सर वो आधी आधी रात को कमरे से बाहर निकलती थी और एक बार तो हमने इसको घर से बाहर जाते हुए देखा तो फौरन उसे पकड़ लिया। तब हमें एहसास हुआ कि इसे नींद में चलने की बीमारी भी हो गई है और हम इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगे और इसके दरवाजे को ताला लगाते थे ताकि वो रात को उठकर कहीं चली न जाए। अब समझ आया वो सब भी नाटक था। मेरी सास और मेरे पति ने मेरी ननद को बताया कि उनको इसकी सारी हकीकत मालूम हो चुकी है। तब भी मेरी ननद को किसी किस्म की शर्मिंदगी नहीं हुई। वो बोली, आप लोगों ने मुझ पर इतनी पाबंदियां लगाई हुई हैं, मुझसे मेरा फोन छीन लिया, मेरा बाहर निकलना बंद कर दिया
मेरा कॉलेज बंद कर दिया। इस वजह से मैं बागी हो गई हूँ और ऐसी हरकतें करने लगी ताकि मैं आप लोगों को भी वही तकलीफ दूं जिस तकलीफ से मैं गुजर रही थी। लेकिन भाभी की वजह से मेरी सच्चाई आप लोगों के सामने आ गई, वरना तो मैं इस लड़के के साथ भागने वाली थी। वो बेशर्मी से बोल रही थी। मेरे पति को अपनी बहन की बातें सुनकर बहुत बुरा लगा, क्योंकि एक भाई के सामने अगर बहन ऐसी बातें करे तो इस भाई पर क्या बीती होगी। मेरे पति ने अपनी बहन को कुछ नहीं कहा, न ज्यादा डांटा, न इस पर हाथ उठाया। चुपचाप इस लड़के का नंबर लिया और उस लड़के से मिले और इसके घर वालों से बात की और उन दोनों की शादी करवा दी, क्योंकि मेरा पति और अपनी बहन को इस घर में रखने को तैयार नहीं था। इसे डर था कि कोई ना कोई गलत कदम उठाएगी, क्योंकि वह बागी हो गई थी। इसे जितना भी रोक टोक किया जाता इसका कोई फायदा नहीं था। मेरा पति मेरा बहुत शुक्रगुजार था कि मैंने सारी सच्चाई इसके सामने लाकर रख दी थी। धन्यवाद दोस्तों।